अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं कुछ कोर्ट से भी। असद तूर साहब की ज़मानत मंजूर हो गई फाइनली। उनकी रिहाई जब तक आप ये देख रहे होंगे मुमकिन है अमल में आ चुकी हो। इसी तरह से आज ये भी हुआ मामला कि जो केसेस हैं उसके हवाले से इमरान खान साहब की एक केस में बरीयत हो गई है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि आज मुख्तलिफ मुलाकातों मेल मुलाकातों में क्या कुछ होता रहा, किस किस ने सेनेट के इंतखाबात के लिए अपने कागजात जमा करा दिए हैं, इसके ऊपर भी आपको अपडेट्स देंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे जनाब कि कल रात एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात भी हुई है GHQ में। उस मुलाकात के हवाले से अपना तबसरा आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ खबर आपको अडयाला की भी देंगे। तो आज काफ़ी कुछ है जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात का आगाज़ करते हैं कुछ अहम मामलात जो कि हो रहे हैं अडयाला में। एक तो अडयाला की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है और इर्द गिर्द सारी खारदार तारें लगा दी गई हैं। बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह बढ़ा दी गई है और कोई भी जो इस तरफ अडयाला की रोड की तरफ आ रहा है तो उसकी सख्त चेकिंग भी की जा रही है, नाकाबंदी भी हुई हुई है। तो इस वक्त काफ़ी अडयाला को सिक्योर करने की बज़ाहिर कोशिशें नज़र आ रही हैं। लेकिन बहुत सारी इसमें ज़ाहिर है अपनी तशवीश अपनी जगह मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि इस कदर सिक्योरिटी है, इतने थ्रेट्स हैं और इसके लिए क्या अरेंजमेंट किया जा रहा है, तो वो अपनी जगह बहरहाल इसके ऊपर कंसर्न्स उनके हैं। और अलीमा खान साहिबा ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है और उन्होंने आज इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से फार्मूला भी दिया है और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉल भी दी है, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से कुछ बातचीत भी हुई है और आज 190 मिलियन पाउंड जो केस था अलकादिर ट्रस्ट केस, उस सिलसिले में अडयाला में समाअत भी हुई और इसमें जो गवाहान हैं मजीद उनके बयान जो हैं वो कलमबंद हुए। बुशरा बीबी साहिबा को बनीगाला से अडयाला जेल लाया गया था आज भी और चूँकि वो भी इसमें शरीक मुल्ज़िम हैं। तो इस सारे प्रोसेस के बाद जब सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे इमरान खान साहब, तो ये जो एतबार और एतमाद का एक फुकदान इस वक्त चल रहा है और जो बात हो रही है कि किससे इत्तेहाद होना चाहिए था, किससे नहीं होना चाहिए था, इसके ऊपर इमरान खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि हमने तीनों के साथ इत्तेहाद करके चलना था, JUIF के साथ भी, MWM के साथ भी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी। और इन दोनों के साथ तो हो भी गई थे मामलात तय, यानी MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, लेकिन JUI के साथ अभी मामलात चल रहे थे। लेकिन प्लान यही था कि इन सब के साथ मिलकर ही चला जाए। मुझे लगता है कि शायद इब्तिदा में PTI का प्लान भी यही था कि KP में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए, सेंटर में जो है वो MWM के साथ कर लिया जाए और इसी तरह से शुरू में जब टिकट लड़ने की अभी यानी इलेक्शन लड़ने से पहले ये बात थी कि किस टिकट पे इलेक्शन लड़ना है, तो उस वक्त JUIF के साथ भी बातचीत चल रही थी। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस ही ज़ेर गौर रहे हैं और इसके ऊपर यकीनी तौर पर ये देखना पड़ेगा कि क्या इसमें जो है फाइनली तय क्या हुआ था। लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट आया वो ये कि सबसे ही बातचीत चल रही थी। तो अब ये तो बहरहाल चलता रहेगा मामला कि किसने क्या किया, लेकिन मैं उसी बात पे आज भी कायम हूँ कि किसी के साथ भी इत्तेहाद होता या ना होता इससे फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि फ़ैसला आइन और क़ानून के मुताबिक तो है नहीं। फ़ैसला तो ऑलरेडी हो चुका था कि मखसूस नशस्तें नहीं देनी PTI को, तो वो नहीं मिलनी थी। तो इसलिए MWM के साथ भी अगर इत्तेहाद हो जाता फिर भी ना मिलती। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि खैबर पख्तूनख्वा में MWM की एक सीट है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की, लेकिन उस एक सीट के ऊपर उन्हें मखसूस नशस्त नहीं दी गई, जबकि पीपल्स पार्टी की भी एक ही सीट थी, उसको 2 मखसूस नशस्तें दे दी गई। अब ये कौन सा कानून आपको कह रहा है? अगर आपने एक फार्मूले के तहत बाकी जमातों में बांटी हैं नशस्तें, तो फिर आप MWM को भी देते, यूं कर देते, आप पीपल्स पार्टी को एक दी तो एक उनको भी देते, लेकिन नहीं दी। तो जो भी PTI के इत्तेहाद में खड़ा है तो उनको भी नहीं मिलना था, और अगर PTI पूरी की पूरी MWM में भी शामिल हो जाती तब भी नहीं होना था। ये अभी बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है कि जी उनकी एक कौमी असम्बली में नशस्त थी, वो भी रिकाउंटिंग में उन्हें हरवा दी गई है। तो इसके भी पीछे ये लॉजिक हो सकती है कि अगर PTI ये फैसला करती कि MWM में शामिल हो जाती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जगह, तो ये नशस्त हारने के बाद वो कहते जी ये तो किसी कोई नशस्त ही नहीं जीते कौमी असम्बली में, तो ये है ही नहीं, लिहाजा इनको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। तो ये कहना कि सिर्फ इसलिए मखसूस नशस्त नहीं मिली कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में फैसला गलत था, ये ऐसा है नहीं। ये सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग वाली बात है। असल बात यही है
कि देनी नहीं थी और ना दी गई। बाकी जनाब इमरान खान साहब इसी बात के ऊपर आज फिर मुस्तर नज़र आते हैं कि जो मैंडेट वापसी है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है और उसके मैंडेट की वापसी तक कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, अगर वो मिल भी लेते हैं शहबाज शरीफ साहब से, उन्हें जब तक पैसे ना मिलते तब तक वो नहीं समझते कि कोई फ़ायदा हो सकता है आगे मिलने मिलाने का। लेकिन ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली कही है कि कोई बर्फ़ नहीं पिघली है, ना ऐसी किसी मुलाकात से बर्फ़ पिघलेगी। बर्फ़ उसी वक्त पिघलेगी जब मैंडेट हमारा जो है वो वापस होगा। तो खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट जो बातें की हैं कुछ, वो मज़ीद मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। अब ज़रा आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि खान साहब किस केस से रिहा हो गए हैं या बरी हो गए हैं। ये जी केस था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के हत्या के इज़्ज़त का केस था। बेसिकली ये 2014 में बनाया गया था और ये वही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हैं जो साबिक चीफ जस्टिस थे और इमरान खान साहब ने जो इनकी बहाली की तहरीक चली थी उसमें जेल भी काटी थी, जेल भी गए थे वो, और उस तहरीक में इमरान खान साहब बड़े पेश थे। लेकिन बाद में जब वो दोबारा जज के ओहदे पर बहाल हो गए थे तो उसके बाद किसी बात पे तनकीद हुई होगी लाजमी, तो मुझे तो खैर सही से याद ही नहीं है लेकिन इमरान खान साहब के अल्फाज क्या थे। लेकिन ज़ाहिर तनकीद अगर उन्होंने की तो उसके ऊपर फिर उन्हें हत्या की इज़्ज़त का जो था मुकदमा बना दिया गया उनके ऊपर। आज उस मुकदमे से इमरान खान साहब बहरहाल बरी हो गए हैं। तो ये एक अहम डेवलपमेंट, नईम हैदर पंजोता साहब, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब और उनकी दीगर जो को टीम है वो इस केस को देख रही थी और उन्होंने बड़ी कामयाबी से इमरान खान साहब को इससे बरी करा लिया। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के लिए असल चैलेंज ये मुकदमा नहीं है, बाकी दीगर मुकदमात हैं जिसमें वो कैद में हैं, क्योंकि इस मुकदमे में वो कैद में नहीं थे। लेकिन बहरहाल एक मुकदमा था जो ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं जी इस बात की तरफ कि असद तूर साहब के हवाले से भी, चूँकि कोर्ट की मैं ज़रा पहले जल्दी से आपको बता रही हूँ चीज़ें। असद तूर साहब के हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। आज स्पेशल जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उन्होंने असद तूर साहब की आज जमानत जो है वो मंजूर कर ली है और आज के दिन FIA के जो वकील थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें असद तूर की मज़ीद कोई गिरफ्तारी नहीं चाहिए और अगर उन्हें ज़मानत दी जाती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये वही FIA जिसने पहले जिस्मानी रिमांड लिया, फिर जुडिशल रिमांड लिया, 18-20 दिन से बंदा जेल में पड़ा रहा है और अब जो है उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये सूरत हाल है। ये वो FIR है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने, मुल्क के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये तो दफात बनती नहीं है और फिर भी वो बंदा इस कमेंट के बाद भी वो बंदा 5-6 दिन से जेल के अंदर पड़ा हुआ था। तो ये है जी हमारे इस मुल्क का कानून। बहरहाल अब उनकी रिहाई अमल में आ चुकी होगी तकरीबन जब तक आप ये देख रहे होंगे। तो असद तूर साहब अगर आप 8-10 दिन और भी उनको रख लेते तो तब भी वो अपनी पोजीशन पर कायम रहेंगे। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि असद तूर अब जब दोबारा भी बात आकर करेंगे तो वो वहीं से सिलसिला का आगाज़ करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ था, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो जल्दी से पीछे हटने वाले नहीं होते। असद तूर भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने पहले भी काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया। ये अलग बात है कि जब पहले PTI के दौरे हुकूमत में असद तूर साहब की फेंटी लगी थी या उनके ऊपर मुकदमात बनते थे तो उस दौर में जो उस वक्त की अपोजिशन थी वो कैसे इतनी मुश्किल और परेशान हो जाती थी कि जनाब ये क्यों असद तूर के साथ ऐसा हो गया, और सहाफ़ियों के लंबरदार बन जाते थे हुकूक के ये लोग कि खुद चल कर, मतलब जो टॉप लीडरशिप है PMLN की वो खुद चल कर असद तूर के घर चली गई थी उनसे खैरियत मालूम करने के लिए। इतना ही नहीं बल्कि जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं, उस वक्त तो खाली जज थे, वो भी उनकी खैरियत मालूम करने चले गए। उनकी वाइफ ने उनको जनाब मग्स भेजे, तोहफे तोहफ़ भेजे। इतनी इनको फिक्र थी कि असद तूर हक सच का सिपाही है और इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन जब हालात बदले, आज ये सब खुद पावर्स में हैं, लेकिन असद तूर के साथ आज ये सब करने वाला कौन है? आज ये लोग क्यों नहीं उसके घर पहुंचे? आज क्यों नहीं इसकी रिहाई जल्दी अमल में आई गई? तो ये है जनाब मुनाफिकत सारी। ये सारा सिस्टम मुनाफिकत से भरपूर है और इसमें पेश हमारी अदलिया भी है और इसमें हमारे सियासतदान भी हैं। और अब मेरा ख्याल है असद तूर को भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि ये लोग जो कल इनके साथ खड़े थे आज किस तरह इनके मुखालिफ खड़े हैं। और असद तूर अपनी जगह पर अपनी प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर उस वक्त भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि असद तूर साहब की वालदा बहुत परेशान थी और बहुत ज़ईफ़ ख़ातून है। उनकी एक वीडियो भी कल परसों मैंने देखी थी और बहुत दिल तकलीफ़ में था उनकी ये वीडियो देखकर। तो अच्छा है कि उनका बेटा उनके पास वापस आ जाए। और बहरहाल ये अभी अगर आप समझें कि ये यहाँ पर मामला रुक जाएगा तो ये ऐसा नहीं है। आज असद तूर तो रिहा हो गए लेकिन कोई और पकड़ा जाएगा, जो बोलेगा वो पकड़ा जाएगा और ये सिलसिला इस तरह ही चलता रहेगा जब तक कि आपका जो सिस्टम है इस बात को रियलाइज़ ना कर ले कि हमने अपने अमाल दुरुस्त करने हैं। अमाल की
तनकीद करके निशानदही करने वालों को दुरुस्त नहीं करना, बल्कि अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। आप दूसरों के सॉफ्टवेयर अपडेट करना छोड़ें, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें। आप लोग बहुत पुराने किसी सॉफ्टवेयर में अभी तक फंसे हुए हैं, आपका जो पूरा ओवरहॉलिंग होने वाली है, तो अपना सॉफ्टवेयर प्लीज़ आप लोग अपडेट कर लें और जदीद तकाज़ों से ख़ुद को हम आहंग कर लें। ये 80s 90s वाली हथकंडे, सियासत, ये सब चीज़ें आप छोड़कर अगर इस तरफ आएँ तो मेरा ख़्याल है ना सिर्फ आपको इफाका होगा, आपके इमेज को इफाका होगा, बल्कि मुल्क को भी इफाका होगा, मुल्क भी आगे बढ़ सकेगा। अब जी आपको बताएं कि क्या सूरत हाल है जनाब। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूं। सनम जावेद साहिबा को भी सेनेट इलेक्शन के लिए नामजद किया गया है। अच्छा फैसला पीटीआई का, सब इस पर बड़ी दादो तहसीन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था, लेकिन फाइनली उन्हें सेनेट की तरफ से अगर उम्मीदवार उतारा जाता है, जनरल नशस्त के ऊपर उन्हें यहाँ से नॉमिनेशन की है इनकी। पहले दस्तखत नहीं करवाने दिए जा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो मामला हल हो गया। तो अब सनम जावेद साहिबा पंजाब से पीटीआई की तरफ से जनरल इलेक्शन की उम्मीदवार होंगी। और भी इसमें नाम है खैर, जो मैंने आपको पहले भी काफ़ी बता चुकी हूँ मैं। उसके साथ साथ जनाब मौजूद होंगी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगी सेनेट के। और उसके साथ साथ बाकी मुराद सईद साहब के हवाले से जो मैंने आपको बात बताई थी खबर, वो कंफर्म हो चुकी है, उनके भी कागजात जमा हो चुके हैं। और साथ साथ फैसल जावेद साहब ने दूसरी दफ़ा के लिए भी कागजात जमा करा दिए हैं। और भी जो कागजात हैं अब वो सामने आ चुके हैं। अज़हर मशवानी साहब के कागजात जमा हो गए हैं, उनकी तरफ से बड़ी सोशल मीडिया की तरफ से सपोर्ट मिल रही थी कि उनके कागजात जमा होने चाहिए। और उनकी फैमिली ने वैसे काफ़ी प्रॉब्लम्स देखे हैं, ख़ुद भी वो लापता हुए, उनके भाई बहुत अरसा गायब रहे, और फिर उनकी फैमिली ने बड़े क्राइसिस देखे उनके ओवरऑल जो बिज़नेस हैं उसके हवाले से। और जिस तरह सबसे बड़ा तो ज़ाहिर क्राइसिस यही था कि कितने महीने तक उनके जो भाई थे वो लापता रहे थे। तो ये सारी कहानी अज़हर मशवानी साहब को जो है नामज़द कर दिया गया है, ये भी एक अच्छी पेशरफ्त है। उमर सरफराज चीमा साहब कवरिंग कैंडिडेट हैं, लेकिन इसके ऊपर शायद मैंने ये चेक नहीं किया, लेकिन कुछ कानूनी आ रहा है ये सामने मैंने देखी आते हुए कि चूंकि वो गवर्नर रह चुके हैं तो 2 साल तक वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे या कोई इस तरह की पार्लिमानी ओहदा नहीं ले सकते थे। बहरहाल ये अब दिलचस्प बात आपको बताती हूँ कि एक और पार्टी है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो मुल्क की सबसे तगड़ी पार्टी है और उस पार्टी का उम्मीदवार कोई नहीं हार सकता, ये आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये अब 3 उम्मीदवार तो ऐसे हैं साफ साफ जो कि इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। बज़ाहिर ये उम्मीदवार चूँकि ये पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि कैसे ये जो दोनों इस वक्त बड़ी पार्टियां हैं हुक्मरान इत्तेहाद की, वो भी और दीगर छोटी पार्टियां भी, ये किस तरीके से इन आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर वारी सदके जाएंगी और इनको अपने वोट देकर जितवाएंगी। ये आज़ाद उम्मीदवार 3 कौन से हैं जो सबसे तगड़ी पार्टी से हैं? इनमें जनाब एक हैं फैसल वावडा साहब, दूसरे हैं मोहसिन नकवी साहब, तीसरे हैं अनवारुल हक काकड़ साहब। तो समझ तो आप गए ही होंगे कि ये कौन सी पार्टी है जिससे ये तीनों उम्मीदवार ताल्लुक़ रखते हैं। मोहसिन नकवी साहब तो आपको मालूम है कि वैसे ही आँख का तारा है और सही वानों में आँख का तारा है, और उन्हें जो खिदमात उन्होंने अंजाम दी पंजाब में, उसके बाद उन्हें वज़ीर दाखिला बनाने का फ़ैसला किया गया और सीट पक्की रखने के लिए उन्हें सेनेटर भी बनाया जा रहा है। उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आप तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं, आपको वोट कौन देगा? तो उन्होंने कहा लेकिन आपको सब वोट देंगे, ये जादू क्या? तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। तो पता उन्हें भी है कि सब लाइन में लगकर उनको वोट देंगे, बल्कि सुबह से शाम तक अगर उन्हें हुक्म दिया जाएगा कि खड़े हो जाओ और सुबह से शाम तक खड़े रहना, उसके बाद वोट कास्ट करना, तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों जमातें इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई, ये सारा दिन लाइन में खड़ी होकर भी मोहसिन नकवी को वोट दे देंगी। इसी तरह अनवारुल हक काकड़ साहब जो आपको मालूम है, उन्होंने भी बड़ा सर्व किया एज ए निगरान प्राइम मिनिस्टर, तो पहले भी वो सेनेट में थे, दोबारा अब उन्हें सेनेट में लाया जा रहा है। और फैसल वावडा साहब जो है उन्होंने भी सर्व किया, उन्होंने ज़रा मीडिया पर बड़ा सर्व किया कि मीडिया की जो महाज था वो उन्होंने संभाले रखा और ख़ुद साख्ता तर्जुमानी भी की। अब लेकिन लगता है कि खुद साख्ता नहीं थी, वो उन्हें बाकायदा टास्क दिया गया था। तो फैसल वावडा साहब जो हैं वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इस तगड़ी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इंटरेस्टिंगली ये बताया जा रहा है कि फैसल वावडा साहब के जो तायद करंदा और तजवीज़ करंदा है वो MQM के लोग हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि पीपल्स पार्टी के वोटों से वो सेनेटर बनवाए जा रहे हैं। और आपको याद होगा ज़रदारी साहब से उनकी एक मुलाकात भी हुई थी इलेक्शन से पहले। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के और कारनामे अगर आप सुनना चाहें तो सुनिए कि एमएल वली खान साहब जो हैं उनको भी पीपल्स पार्टी अपने वोटों से इलेक्शन में जितवाने के लिए तैयार बैठी है, और इस सिलसिले में उन्होंने भी अपने कागजात जो है जमा करा दिए हैं। एमएल वली खान साहब ANP के चश्मो चिराग, और ANP के हवाले से आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक एमएल वली खान साहब ने बड़ी सख्त किस्म की इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ तकारीर भी की थी,
اور انہیں بڑی دھمکیاں بھی لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ہمیں بولنے پہ مجبور نہ کریں، ہم بتا دیں گے 9 مئی کیسے ہوا وغیرہ وغیرہ. تو پتہ نہیں اب یہ ان کا دباؤ کام کر گیا ہے یا ان کے لیے شاید ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھائی ہمیں بھی کہیں ایڈجسٹ کریں، کیونکہ ادروائز الیکشن میں تو ان کا صفایا ہو گیا تھا کے پی سے. تو اب جناب بہرحال جس طرح بھی جو بھی، لیکن پیپلز پارٹی مددگار کے طور پر سامنے آئی ہے اور اے این پی کے ایمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ سینیٹر کے بننے کے امیدوار ہیں اور انہوں نے بھی کاغذات جمع کرا دیے. تو یہ ہے جی سینٹ کے حوالے سے انٹرسٹنگ خبریں. مراد سعید صاحب کا سب پہلے ڈیمانڈ کر رہے تھے اگر وہ سینیٹر بنتے ہیں تو امید ہے اس بات کی کہ وہ پھر منظر عام پر بھی آ جائیں گے، کیونکہ سینیٹر بننے سے ظاہر انہیں ایک پوزیشن ملے گی، ان کی ایک سیکیورٹی ضروری ہوگی. تو پھر ان کو جو یہ ایک ڈاؤٹ تھا، ایک تو پہلے ان کے بارے میں یہ خبریں تھی کہ انہیں دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم ہے، بہت سخت ان کو جان کو خطرہ تھا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں وہ بھی لاپتہ نہ کر دیے جائیں. تو اب اگر وہ سینیٹر بن کر سامنے آتے ہیں، منظر عام پر آتے ہیں، تو پھر کافی حد تک اس بات کا امکان ہے کہ شاید ان کے لیے پھر چیزیں اس حد تک پھر ظاہر ہے نہیں ہو سکتی نا. پھر ایک پوزیشن ہوتا ہے آپ کے پاس اسٹیٹ کا، تو وہ آپ اس طرح سے یہ تو نہیں کہ آپ کو غائب کر دیں اور کوئی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو. تو پھر پی ٹی آئی کے لیے ایک زبردست چیز ہو سکتی ہے کہ اگر مراد سعید صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جناب کہ شہباز شریف صاحب کل جی ایچ کیو میں ملے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جب کچھ وزراء کے ساتھ وہاں پہنچے تو جو تصاویر اور ویڈیوز جاری ہوئی ہیں وہ کافی مجھے دیکھ کے ہنسی آ رہی تھی. بہت ہی معذرت خواہانہ سا ان کا ایک لگتا ہے ایپٹیچیوڈ، اور سارا جو ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھ لیں تو بالکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ باس وہ نہیں ہے بلکہ باس جو ہے وہ دوسرے جرنیل ہیں، بلکہ اتنے گھبرائے ہوئے لگ رہا تھا. کسی نے بڑا اچھا کمنٹ کیا ہوا تھا کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا ترا ہی نکلا ہوا ہے اتنے جرنیلوں میں بیٹھ کے. تو بڑی مزے کے لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیے ہوئے تھے. بہرحال یہ سب درشنی باتیں ہیں بظاہر. جو شہباز شریف صاحب جس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی کمپرومائزڈ یا بالکل پپٹ قسم کے پرائم منسٹر ہیں، اور ان کو جو کہا جائے گا وہ بیچارے ویسے ہی کرتے جائیں گے. تو اپنی نہ ان کی کوئی سے ہے نہ ان کی کوئی مرضی ہے، اور اسی طرح ان کو یہ جب تک وہ یہ کرتے رہیں گے سر جھکا کے تو وہ چلتے رہیں گے. لیکن دوسری طرف فواد چودھری صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ جس طرح مرضی یہ چلتے رہیں گے مئی سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلنے والی. آج فواد چودھری صاحب کی بھی پیشی تھی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مقدمات بھگت رہے ہیں فضول میں، اور اب ان کو مزید جو جوڈیشل ریمانڈ ان کا توسیع کر دی گئی ہے. اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کو فرد جرم بھی عائد کر دی جائے گی 30 مارچ کو. لیکن بہرحال فواد چودھری صاحب نے بھی آج جو گفتگو کی انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو تو سوائے ایان علی کے اور مودی کے کوئی نہیں مانتا. اور ویسے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس طرح کی گرم جوشی ہمیں یورپی یونین سے یا ادھر ادھر سے کہیں سے باہر کی کنٹری سے نظر نہیں آئی کہ کسی نے بہت مبارکبادیں دی ہو. وہی آج جا کے چائنا کی مبارکباد آ گئی، سعودیہ نے آج کہیں جا کے مبارکباد دی ہے، یا میرے خیال ہے مودی صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا. تو اس طرح سے تو یہ بس جو نیبر میں ہیں لوگ انہوں نے جس طرح بھی خانہ پوری کر کے دے دیے، لیکن آپ کو اس طرح کا وارم ایک ویلکم یا جو ایک بہت خیر سگالی کے جذبات ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. تو سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت بنی کیسے ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اسی لیے اس طرح کا ٹھنڈا رسپانس جو ہے وہ آپ کو ورلڈ سے نظر آ رہا ہے. تو فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ جی ان کو تو کوئی مانتا نہیں ہے، تو میکسیمم بھی یہ مئی کے بعد حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی مئی تک. اب میں آپ کو لاسٹلی بتا دوں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی بھی آج ایک مقدمے میں ملاقات ہوئی اسد عمر صاحب سے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ بس واپس آ جائیں، آپ کے بغیر پی ٹی آئی ادھوری ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یعنی یہ بھی خبر دی ہے کہ کل محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جیل کا وزٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، اور ان تمام جو تیاریاں کی جا رہی ہیں اس میں یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جناب آپ نے کسی نے مس بیہیو نہیں کرنا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت ساری خواتین جو ہیں یہاں پر جیلوں میں قید ہیں. صنم جاوید ہیں، یہ عالیہ حمزہ ہیں، اور بھی دیگر ہیں. تو انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ کوئی مس بیہیو نہ کرے. ویسے میرا خیال ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ مریم کے آمنے سامنے نہ ہی ان کو لایا جائے، ورنہ ظاہر ہے یہ لوگ خاموش تو نہیں بیٹھیں گی. ہو سکتا ہے کسی اور بیرک میں وزٹ کرو کے بھیج دیا جائے. تو اس طرح کا کچھ ہے، لیکن سخت جو ہے وہ یہ انہیں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ نے مس بیہیو نہیں کرنا. تو دیکھیے کل کا دن بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے. آخر میں جی علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں علیمہ خان صاحبہ بہت سین وائس ہیں، اور جب وہ اسپوکس پرسن اگر بنے خان صاحب کی تو بہت ساری جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. بہرحال انہوں نے آج یہ بات کی ہے کہ ایک تو کوئی اختلاف نہیں ہے پارٹی میں، اگر کسی کا کوئی رائے ہو بھی یعنی کسی سے مختلف، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اچھی چیز ہے، جمہوری چیز ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ مینڈیٹ واپس ہو، عمران خان کی رہائی ہو.
اور آج انہوں نے ایک اور کال بھی دی ہے اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کو. ان کا کہنا ہے کہ آپ کا اگر فوکس عمران خان کی رہائی ہے تو آپ کو چاہیے یہ کہ اگلی جو پیشی ہے پیر کی عمران خان کی, اس دن تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں, صوبائی اسمبلی کے, قومی اسمبلی کے, جتنے بھی لوگ جیتے ہوئے نہیں جیتے ہوئے, سب وہ پیشی کے موقع پر پہنچیں اور ایک اظہار یکجہتی کریں. اس کا دیکھیے سمبولک اثر ایک جاتا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا جو ایک پورا سمجھ لیں کہ ریپرزنٹیشن ہے جو قومی اسمبلی میں ہے, مختلف اسمبلیوں میں ہے, تو وہ جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ کال دی ہے اپنی طرف سے کہ جو تمام پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پیشی کے موقع پر پہنچیں, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا بھی تھا کہ بہت سارے لوگ آئے تھے اور اس کو کافی پھر کوریج ملی. علیمہ خان صاحبہ نے اس موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ جس انداز سے کیسز چلے ہیں ٹرائل کورٹ میں, وہ بالکل اس بات کی یقین دہانی کراتی ہیں کہ یہ کیسز ہائی کورٹ کو خارج کرنے ہی پڑیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اوپر ہائی کورٹ جو ہے سزائیں برقرار رکھے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اگرچہ عامر فاروق صاحب کے پاس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ان پہ ٹرسٹ تو نہیں کر سکتے ہم, لیکن جو کیسز ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ مجبور ہو جائیں گے کہ خان صاحب کے ساتھ انصاف کریں. تو اس لیے وہ کہتی ہیں کہ وہ بالکل اس بات پہ پر امید ہے کہ خان صاحب کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے, اور ان کیسز کو وہاں پر لٹکانا یا ان کو اسی پوزیشن میں برقرار رکھنا سزاؤں کو, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ کہا کہ سب لوگ وہاں پر جمع ہوں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.